Good morning, friends. Now we will take the last remaining 4 chapters of financial management, जिसको कि हम रिवाइज कर रहे हैं आपकी एग्जाम के लिए। डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही एक सब पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन की वजह से क्रेडिट पे गुड्स बेचने की जरूरत पड़ती है। क्रेडिट पे गुड्स बेचा तो इसका मतलब आपका पैसा उतने दिनों के लिए ब्लॉक हो गया। तो भाई क्रेडिट कितना देना? क्रेडिट देने से सेल बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेल बढ़ेगा तो यू विल हैव एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट, बट एट द सेम टाइम क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से एक तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है, उतने दिन तक डेटर्स को फॉलो अप करो रिकवरी वगैरह के लिए। बैड डेप्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता ही है। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को बैलेंस करके प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी को चूज करना, वो भी इसका एक पार्ट रहता है। कैश डिस्काउंट ऑफर करना, तो भी कितना कैश डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, बराबर? क्योंकि बहुत ज्यादा कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो दैट विल बिकम कॉस्टली टू यू। तो वो भी इसमें आप देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, उधारी देने का आपके ऊपर क्या बर्डन आता है। तो कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि उतने दिन पैसा ब्लॉक्ड है तो उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह लगता है। डिफॉल्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, बैड डेब्ट का रिस्क। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डेटर्स का पूरा हिसाब किताब रखो, रेगुलरली उसका फॉलो अप करो, बराबर? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ क्रेडिट सेल करने की फिर जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल क्रेडिट में करने से सेल बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेल बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बट क्रेडिट देने से ये बर्डन भी है, कॉस्ट भी है, कैरिंग कॉस्ट है, डिफॉल्ट की कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की कॉस्ट है। तो इनके बीच का प्रॉपर बैलेंसिंग करना। While calculating cost of additional investment in debtors, क्योंकि अगर मेरा क्रेडिट पीरियड मैं 30 की जगह 60 डेज करता है, यानी 1 मंथ की जगह 2 मंथ क्रेडिट देता हूं, तो मेरा सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो मेरा डेटर्स बढ़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा एडिशनल कितना पैसा ब्लॉक्ड हुआ, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन का बेसिस हो सकता है। तो while calculating cost of additional investment in debtor, following points can be considered. Number 1, investment in debtor will be taken at average cost. If details are given, additional investment can be taken on the basis of only variable cost. क्योंकि अपने को मालूम है कि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी इनकर होने वाला है, तो जब आप एवरेज कॉस्ट लेते हो तो उसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट आ जाता है। अब आप ये देखना चाहते हो कि मेरे को ऑलरेडी 1 महीने की उधारी तो देना पड़ता है, पर 1 महीने से 2 महीने किया तो क्या होता है। ये इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट अपन लगाना चाहते हैं। तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर, यानी डेटर मेरे ऑलरेडी जो होने वाले उससे कितने बढ़ेंगे। तो आप भी सोच के देखिए, आपका सेल बढ़ेगा, उधारी का पीरियड भी बढ़ा, दोनों वजह से डेटर बढ़ेंगे, लेकिन आपकी जो कॉस्ट इनकर होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेल की वजह से, वो क्या रहने वाली है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए एक कंसेप्ट ये भी होता है कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल डेटर के लिए लो। समटाइम्स सेल वैल्यू एज इट इज टेकन फॉर डेटर्स कैलकुलेशन, कई बार हम डेटर के कैलकुलेशन में सेल वैल्यू ही ले लेते हैं। अब सेल वैल्यू इज नॉट दी मनी विच वी हैव पुट इन, बट उसको दूसरे एंगल से देखो, दैट इज द मनी वी आर सपोज टू रिसीव, है ना? तो क्रेडिट देने से वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी। वो पैसा अगर मुझे मिल जाता तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता था, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं मिस करता हूं। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से वन कैन आर्ग्यू एंड सेल वैल्यू यानी फुल वैल्यू को भी लिया जा सकता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स इफ डिटेल्स आर गिवन। कई बार वो आपको डिटेल देता नहीं है, बट अदरवाइज आप सोच के देखिए कि सेल बढ़ेंगे तो उसके लिए इन्वेंट्री भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी लेना चाहिए अगर क्वेश्चन में डिटेल दिया है तो। Fixed cost will be same irrespective of increase in sales unless increase in fixed cost is also specified. तो कैलकुलेशन करते समय
फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ये मान के अपन चलेंगे, बट क्वेश्चन में कुछ डिटेल दिए हों तो कंसिडर करो। एक तो सिंपल सा थंब रूल आपने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फॉर ए स्टूडेंट क्वेश्चन इज सुप्रीम, इसलिए क्वेश्चन में जो भी चीज दी है, जो स्पेसिफिक है, क्लियर है, यू मस्ट यूज इट इन दैट मैनर, irrespective of what you have been taught by DG Sharma or by books or by study model, किसी ने भी कुछ भी बताया हो, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो हम नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, जनरल चीजें बताएं कि जनरली क्या होता है। क्वेश्चन कैन गिव सम एक्सेप्शनल थिंग्स, तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट के लिए सुप्रीम होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन को कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं, कितनी बड़ी गलती करते सोच के देखिए, है ना। Cash discount policy mostly concern is short of cash, hence it offers cash discount to ease the cash position, कि भी जल्दी से पैसा रिकवर हो जाए, लिक्विडिटी बनी रहेगी। Sometimes credit terms are referred to as 2/10 net 30, इसका मतलब 10 दिन में दोगे तो मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट, नहीं तो फिर आप 30 दिन में पूरा पेमेंट करो, ये उसका मतलब हो गया। 10 दिन में दोगे तो 2% मैं कैश डिस्काउंट ऑफर करूंगा, अदरवाइज यू कैन पे इन 30 डेज। तो उसको लिखने का तरीका 2/10 नेट 30, इट मीन्स इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days then 2% कैश डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड, अदरवाइज कस्टमर शुड पे बाय 30 days। यानी एक तरह से 20 दिन जल्दी पैसे मिलने के लिए आपने 2% डिस्काउंट दिया है। 2% कितने दिन का खर्चा है आपका? 20 दिन पैसा जल्दी मिला। आप बोलोगे सर कोई जल्दी भी तो दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दे सकता है, कोई 1 दिन में 2 दिन में भी दे देगा, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि वो भी कमर्शियल माइंडेड पर्सन है। जब उसको मालूम है कि 10वें दिन दूंगा तो भी 2% डिस्काउंट मिलेगा और आज के आज दूंगा तो भी 2% मिलेगा, तो नॉर्मली वो भी क्या करेगा, वो भी 10वें दिन पे करेगा, पहले दिन नहीं देगा। इसलिए अपन अपने कैलकुलेशन में यही मान के चलते हैं कि 10 डेज में वो पे करेगा तो मैं 100 में से 2 कट करके 98 लूंगा, बराबर। ऑल्टरनेटिवली मेरे को 30th डे यानी आज से 20 दिन के बाद कितने मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले 100। तो इसका मतलब 2 रुपीज आई हैव लॉस्ट टू गेट 98 20 days in advance। तो अब देखिए उसका कैलकुलेशन 2/98, ये कैलकुलेशन आपको यहां पे दिया हुआ है। 2/98 समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 365, एनुअल रेट देखना चाहते हैं अपन। तो 20 दिन के लिए मेरे को 2 रुपए का खर्चा हुआ 98 रुपीज पे, तो 365 दिन के लिए कितना, तो 37.24% बैठ रहा है आपको। तो ऐसे देखने में लगेगा कि 2% कैश डिस्काउंट अपन को उतना हैवी नहीं लगता है, लेकिन इफेक्टिवली आप 37.24% इंटरेस्ट बियर कर रहे हो, ये मतलब हो गया। तो अगर आपके पास ये कैश डिस्काउंट ऑफर किए बगैर आप मत दो, आप सीधे 30 डेज में ही पैसा कलेक्ट करो, तो ये 20 दिन के लिए आप जो फंड रेस करोगे कहीं और से, उसकी कॉस्ट अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो वो रास्ता बेटर हो जाएगा। अब ये बिल डिस्काउंटिंग या डेटर्स को असाइन करना, 1 लाख के रिसीवेबल 30 डेज के लिए है, बैंक 75% फाइनेंस देता है, प्रोसेसिंग फीस 1% लगाता है, इंटरेस्ट 12%। तो जनरली प्रोसेसिंग फीस क्या करेंगे, पूरे डेटर पे लगाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हम 1 लाख के डेटर को फाइनेंस कर रहे हैं, और कितना देंगे तो बोलेंगे हम मार्जिन कट करेंगे 25% और 75% आपको फाइनेंस करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट वो 75% जो फाइनेंस करेंगे उस पर लगाएंगे, बट जो प्रोसेसिंग फीस लगाएंगे वो फुल लगा देंगे। फिर प्रोसेसिंग फीस जो लगाएंगे वो 1% फ्लैट लगा देंगे, जबकि 12% इंटरेस्ट जो होगा वो फॉर 30 डेज लगेगा। तो ये दोनों की वजह से आपको देखने में 1% बड़ा कम लगता हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो रहेगा वो आपके ऊपर काफी पड़ेगा, क्योंकि वो 1 महीने के यानी डेटर्स पे आपने 1% पे कर दिया, बराबर। कोई साल भर के लिए आपने 1% नहीं पे किया। ये देखिए प्रोसेसिंग फीस
ये इंटरेस्ट 75,000 पे आएगा, डेज भी आएगा उसका 30/365 वगैरह। यहाँ पे आपका वो डेज आया नहीं है, वो डेज आ जाएगा 30/365 बराबर। 365 दिन का है 12%, तो 30 दिन का 740 रुपये। तो अब देखिए आपको 75,000 में से भी ये जो 1,740 है वो जनरली बैंक अप फ्रंट कट कर सकता है। हो सकता है सिर्फ 1,000 रुपये अप फ्रंट कट करे, 740 रुपये इंटरेस्ट एंड में ले, बट नॉर्मली वो ऐसे जगह बिल डिस्काउंटिंग में तो कट कर ही लेता है। जहाँ वो डेटर के अगेंस्ट में आपको लिमिट दे वहाँ अलग है, बट बिल डिस्काउंटिंग में तो इमीडिएटली कट कर लेता है, आप जानते हो। तो इसका मतलब आपको 73,260 मिला 30 डेज यूज करने के लिए, और उस पर आपने 1740 का खर्चा किया, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 28.9% आ रहा है बराबर। तो आपके पास दूसरा फाइनेंसिंग का मोड अगर इससे सस्ता है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। From this example, we can observe that cost is very high because processing fees is flat 1%. Hence, if the finance is for longer period, say 60 or 90 days, the effective cost will decrease. क्योंकि उसमें क्या होगा, जो 1,000 रुपये ये तो नहीं बढ़ेगा, 60 डेज के लिए तो भी 1,000 रुपये रहेगा, सिर्फ वो 740 बढ़ जाएगा बराबर। सिमिलरली 90 डेज के लिए तो भी वो 1,000 रहेगा, सिर्फ वो 740 वाला पार्ट बढ़ेगा। Factoring, a factor which can be bank or financial institution, purchases the receivable and collects the same. फर्क क्या है बिल्ड डेटर के अगेंस्ट में कैश क्रेडिट लिमिट या ओडी लिमिट लेना और ये फैक्टरिंग कराना। तो नॉर्मली डेटर के अगेंस्ट में अगर बैंक ने आपको कोई लिमिट दिया है तो उसमें डेटर्स को कलेक्ट करना वगैरह आपकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन ये फैक्टरिंग में वो आपके डेटर्स को कलेक्ट करके भी देगा। This being their specialized service, factors have special credit management and collection expertise. क्योंकि वो यही काम कर रहे फैक्टर्स, तो नेचुरली उनका स्पेशलाइजेशन होने से वो ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट होंगे। अब उधारी मजबूरी से देना पड़ता है, पर वो डेटर को कैसे कलेक्ट करना टैक्टफुली, कैसे फॉलो अप करना कि समय पे पैसा मिल जाए, आपके पास न उतना एक्सपर्टाइज है न उतना मैन पावर है। तो ऐसे समय में फैक्टरिंग आपको ये एक एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट दे देता है। फैक्टर्स विल चार्ज सम प्रोसेसिंग फीस एंड कमीशन। फैक्टरिंग कैन बी विदाउट रिकोर्स, दैट इज फैक्टर विल बी लायबल फॉर एनी बैड डेट लॉस। तो अगर उसने फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स किया, रिकोर्स मतलब एक्शन लेने का हक, तो उसने बोला कि भी ठीक है ये डेटर मैंने परचेस कर लिया विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स इसका मतलब हो जाएगा कि जब डेटर ने अगर बैड डेट भी हुआ, डिफॉल्ट भी किया, तो फैक्टर हमारे अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, यानी हमारे से वो रिकवर नहीं कर सकता, उसको हमको तो पूरे पैसे देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। इसमें फैक्टर विल बी लायबल फॉर बैड डेट। फैक्टरिंग विथ रिकोर्स किया उसने तो फिर वो बोलेगा ठीक है मैं मैनेज कर रहा हूँ, रिकवर करके दूंगा, लेकिन अगर बैड डेट हुआ तो वो मैं आपसे रिकवर करूंगा, मतलब वो खुद वो लॉस बियर नहीं करेगा। बट इन केस विथ रिकोर्स फैक्टरिंग द बैड डेट लॉस will be recovered from the borrower. Factor will give a certain percentage of receivable immediately and charge interest. This is called advance factoring. The balance will be received on due date. तो आपको फाइनेंसिंग भी करना है, सिर्फ डेटर रिकवरी मैनेज तो नहीं करना बल्कि फाइनेंसिंग भी करना है। तो आपको वो कुछ एडवांस इमीडिएटली दे देगा कि भाई 70% एडवांस दे दिया, बाकी का फिर वो क्या करेगा, अपना बैड डेट अगर विथ रिकॉर्ड्स होगा तो जब रिकवरी होगा तो बैड डेट कम करके बाकी का आपको पे करेगा। ये जो एडवांस देगा इस पे वो ब्याज भी लगाएगा। Alternatively, factor will pay only after collection from the debtor. This is known as maturity factoring or collection factoring. यानी यहाँ पर वो आपको एडवांस नहीं दे रहा, आपके डेटर कलेक्ट करने का काम करके दे रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया मैच्योरिटी फैक्टरिंग और कलेक्शन फैक्टरिंग।
फॉरफिटिंग, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पे हम लोकल डेटर रहते हैं तो उसको फैक्टरिंग का वो नाम यूज़ करते हैं, जहाँ एक्सपोर्ट वाले रिसीवेबल रहते हैं वहाँ पर हम उसको फॉरफिटिंग वर्ड यूज़ करते हैं. So when receivables are due in foreign currency, the exporters can sell it to a forfeiting house, which are generally banks. It is usually without recourse. Thus, it is very much similar to factoring. यहाँ पे वो फैक्टरिंग हाउस जो होगा वो आपके डेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, एक्सपोर्ट रिसीवेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, और विदाउट रिकोर्स रहा मतलब वो देखते बैठेगा रिकवरी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. फिर आपको जितना उसने अपना कमीशन या फीस बोला होगा वो कट करके बाकी का पैसा दे देगा. ये है आपके डेटर्स मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज, कुछ पॉइंट्स. बराबर. अब अपन क्रेडिटर मैनेजमेंट देखेंगे. अभी अपन ने वर्किंग कैपिटल के सब एसेट वाले एस्पेक्ट देख लिए. अब अपन जो क्रेडिटर है उनके बारे में भी देख लेंगे. एज सच क्रेडिटर मैनेजमेंट में डेटर से रिलेटेड ही समझ लो कुछ पॉइंट है, बाकी कोई और स्पेशल नई बात नहीं है. Creditors are a spontaneous short-term financing of the working capital. Spontaneous. आपको उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है. सप्लायर की खुद की अपनी पॉलिसी होती है तो आपको एज इट इज़ रेडीली क्रेडिट फॉर अलाउ कर देता है. वो भी मार्केट की कंपटीशन की वजह से उसकी क्रेडिट टर्म्स रहते हैं. बोलता ठीक है साहब आप 2 महीने की क्रेडिट ले लो. बराबर. तो ये स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई, क्योंकि उतने दिन तक मटेरियल तो आपके पास आ गया, आप उसको प्रोसेस कर डालो, उससे आप फिनिश गुड्स बना डालो, बेच डालो लगे तो, पर उतने दिन तक आपको पैसा नहीं देना पड़ा जितने दिन की उसने आपको क्रेडिट दिया. The availability of credit from supplier of goods and services will depend on many factors like competition among the different suppliers. क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक सप्लायर होगा तो फिर अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा. वो तो हो सकता है आपको बोलेगा कि भाई एडवांस में पेमेंट करो तब मैं माल सप्लाई करता हूँ. बराबर. तो ये डिपेंड करता है मार्केट में वो सप्लायर की पोजीशन क्या है. अगर काफ़ी सप्लायर होंगे सेम मटेरियल के, गुड्स के, तो फिर तो आप उनसे अच्छे टर्म्स अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हो. अवर बार्गेनिंग कैपेसिटी. ठीक है. अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी काय पे डिपेंड करती है. अगर अपन एक उसके इम्पोर्टेंट कस्टमर है, बड़ा सब परचेस करते हैं, अपन काफ़ी माल लेते हैं, तो ये सब चीज़ों से अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है. अपने पास चॉइस होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. बराबर. तब अपन अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं. अवर पास पेमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि इससे वो लोग भी देखते हैं अगर आपका पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा होगा तो वो आपको आसानी से क्रेडिट मिलेगी. बराबर. Order size, for bigger size order more credit may be available. A proper assessment of availability of credit and its cost will help management to decide how much finance will have to be arranged from other sources like banks etc. यानी आप प्लानिंग में अपने कंसिडर कर लोगे कि आपका करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना है और आपको उसमें से कितना पोर्शन क्रेडिटर की क्रेडिट से फाइनेंस हो जाता है. तो ये प्लानिंग कर लेने से बाकी का फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना उसको फिर आप प्लान कर सकते हो. प्रॉपर क्रेडिटर मैनेजमेंट एंड टाइमली पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप अपना पैसा समय पे रिसीव करना चाहते हो, वैसे ही अपनी लायबिलिटी को समय पे करना भी एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है. इससे आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा. सप्लायर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी से क्रेडिट मिलेंगे, अच्छे टर्म्स मिलेंगे आपको. बराबर. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. Although one may feel that trade credit or suppliers credit are free, but they do have an implicit cost in the form of higher price charge or the discount foregone by us. तो ऐसे देखने को लगेगा कि भाई फ्री क्रेडिट है, क्योंकि वो आपको अगर 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है तो 2 महीने के लिए आपको कुछ अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है. फ्री ट्रेड क्रेडिट अपन बोलते भी है ना. लेकिन रियल में फ्री है क्या? द आंसर इज नो. क्योंकि वो आपको
बार्गेनिंग करो, आप उससे बोलो कि भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं इमीडिएट पेमेंट देता, बताइए कितना डिस्काउंट देंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट ऑफर करेगा। तो दैट डिस्काउंट यू हैव फॉरगॉन टू गेट दिस 2 month क्रेडिट। ये 2 महीने की क्रेडिट के लिए आपने वो डिस्काउंट फॉरगो किया, दैट इज द कॉस्ट, समझ रहे। सिमिलरली डिस्काउंट ऐसा बोलने के बजाय वो आपको प्राइस कम कर देता है, कि जो कैश में लेता है उसका प्राइस वो कम चार्ज करता है, जो क्रेडिट में लेता है वो प्राइस बढ़ा देता है। इस तरीके से कॉस्ट तो डेफिनेटली है। एक सिंपल सी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस कमर्शियल दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता है। आपको कई बार सामने कॉस्ट दिखती है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट, कई बार वो ऊपर से नहीं दिखती है, अंदर ही छुपी होती है, उसको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट। ए सप्लायर ऑफर्स द क्रेडिट टर्म 2/10 नेट 40, मतलब बता दिया 10 दिन में वो बोलता पेमेंट कर दो तो 2% कैश डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो 40 दिन में आप दे सकते हो। तो इसका मतलब मैं 10th दे दूं तो मुझे 2 रुपये कम देना पड़ेगा, 98 दे करके काम चल जाएगा। या तो फिर मैं 40th डे मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, मतलब वो 10th डे से आगे काउंट करूंगा तो 30 डेज, तो मैं या तो 10th डे को पे कर दूं 98 रुपीज़, या फिर मैं 30 दिन के बाद 100 रुपये पे करूं। इसका मतलब मुझे 98 रुपीज़ पे 2 रुपये का खर्चा बेनिफिट मिला। तो अब मेरे को 98 रुपीज़ अरेंज करने के लिए कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, वो उससे कंपेयर करो कि ये 98 रुपीज़ अगर मैं बोरो कर लूँ तो मेरे को कितना पड़ता है। तो वो एक इलस्ट्रेशन बना के दिया है। कैलकुलेट द इफेक्टिव डिस्काउंट रेट एंड सजेस्ट वेदर वी शुड टेक discount or enjoy the credit if the funds can be alternatively raised at 20% interest per annum। तो अगर मेरे पास फंड रेस करने के प्रॉब्लम होंगे तब तो मैं उसको 40वें दिन दूंगा, डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लूंगा। बट अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, आइडल है, तब तो मैं पक्का 10वें दिन दे दूंगा और डिस्काउंट पक्का लूंगा। लेकिन अगर मेरे को फंड आइडल नहीं है, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आई कैन री इन्वेस्ट समवेयर, या फिर मुझे बोरो करना पड़ता है, तो फिर तो मुझे कंपेयर करना ही चाहिए कि एक तरफ मेरे को 2% का कंसेशन मिल रहा है और दूसरी तरफ मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कौन सा रास्ता मेरे लिए बेनिफिशियल है। ये देखिए इफेक्टिव डिस्काउंट रेट 2/98, 98 पे करना पड़ा आपको, उसमें 2 रुपये बच गए आपके, क्योंकि नहीं तो 100 रुपये देना पड़ेगा। तो 2/98 डिवाइड बाय 30 दिन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है, तो 24.83% हुआ। अब आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 20%। तो भाई आप उधार लेके 20% पे उधार लेके इसको जल्दी दे दो, क्योंकि ये जो बेनिफिट आपको दे रहा है, ये जो कंसेशन आपको दे रहा है वो 25% आ रहा है, 24.83%। इसका मतलब 4-5% का आपको फायदा हो जाएगा। डिस्काउंट एंजॉय करो, उधार लो, उसको जल्दी पे करो और उससे डिस्काउंट ले लो। अब यही अगर उसका डिस्काउंट का रेट कम होता, इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होता, तो अपन बोलते मत लो डिस्काउंट, रादर ड्यू डेट पे करना। अब उसी को चेक करके भी बता दे रहे कि सपोज 10,000 रुपए का अमाउंट है, तो आपके पास है कि एंजॉय क्रेडिट 40 डेज एंड पे द सप्लायर आफ्टर 40 डेज 10,000 टू पे 10th डे टू सप्लायर बाय अरेंजिंग लोन फॉर 30 डेज एट 20%। अमाउंट पेड टू सप्लायर 10,000 में से 2% वो कम करेगा 200 रुपये, यानी 9,800। अब ये 9,800 आपने कहाँ से लाया, आपके पास तो पैसे नहीं, आपने उधार लिए। तो 9,800 जिससे उधार लिए वो 20% का रेट लगा रहा है, 30 दिन के लिए इंटरेस्ट हुआ 161। इसका मतलब आपको कुल पे करना पड़ा 9961, जबकि यहाँ आपको पे करना पड़ रहा था 10,000, बराबर। इसका मतलब आपको 39 रुपीज का सेविंग हो गया, बेनिफिट हो गया 10,000 रुपीज के ऊपर। नॉर्मली अपन सिर्फ गुड्स के क्रेडिटर की बात कर लेते हैं, बट जो आपके वेजेस है, दूसरे सर्विसेज यानी एक्सपेंसेस वाले, उसमें भी आपको क्रेडिट मिलता है। सिमिलर टू ट्रेड क्रेडिट, से कंसर्न ऑल्सो एंजॉयज क्रेडिट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स like telephone bill, electricity bill, salary, wages, etc. are paid after certain gap.
These items appear in our books of account as expense payable and are also a spontaneous source of short-term finance for working capital. तो मोस्टली प्रॉब्लम में आपको दिया नहीं रहता, बट दिया रहा तो ये भी आपके लिए क्रेडिट अवेलेबल है, क्योंकि ये सब एलिमेंट आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने काउंट किया पर पैसे तो उतने दिन पे नहीं किए ना आपने, तो इसलिए ये आपकी क्रेडिट भी अवेलेबल है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। जनरली यहाँ पे यही रहता है कि ये क्रेडिट में, जैसे ट्रेड क्रेडिट में वो आपको डिस्काउंट के ऑल्टरनेटिव देता है, यहाँ वैसा नहीं रहेगा। टेलीफोन बिल वाला जो ड्यू डेट है आप पे कर दो। आजकल वैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी उसमें भी रहता है कि आप अगर ये डेट तक पे करोगे तो कुछ कम कर देते हैं, तो वहाँ पर भी आप उस डेट पे कर दो, तब बेनिफिट भी मिल जाएगा। बट जैसे सैलरी वेजेस है वो तो आपको जो पेमेंट टर्म्स है उसी में देना है, उसमें कोई जल्दी पे करने का ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, उसमें कोई डिस्काउंट कंसेशन नहीं होता है। ये है आपके क्रेडिटर्स के मैनेजमेंट के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियोज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है इवन रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके इस फील्ड में काम करोगे तो रेशियो एनालिसिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और रेशियोज जो होता है इसमें कोई लॉ या रूल वाली बात नहीं है, तो देयर कैन बी वेरिएशन। रेशियो एनालिसिस जो है वो पर्पसिव होती है, यानी आप किस पर्पस के लिए रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और इसलिए यहाँ पे आपके एक्सपर्टाइज का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आप जितने समझते होंगे फाइनेंस के इस फील्ड को, उतना आप रेशियो एनालिसिस का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। यानी एक ऐसी टेक्निक है जो नॉलेजेबल पर्सन के हाथ में तो बहुत ही यूजफुल है, बट जो ना समझ होगा उसके हाथ में ये कोई काम का टूल नहीं है। रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। दो फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप है जिसको आप डेसिमल पॉइंट में भी रिफ्लेक्ट करते हो, सो मेनी टाइम्स में, या परसेंटेज में भी रेफर करते हो। कुछ रेशियोज परसेंटेज में अपने को ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं और कुछ को अपन सो मेनी टाइम्स यानी डेसिमल के टर्म्स में भी बताते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, इस पूरे को अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। पार्टी इज डिमांडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे यूज़र होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज, लेंडर, देन योर एम्प्लॉयज़, योर कस्टमर्स, योर सप्लायर्स, है ना। ये सभी लोग आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नीड करते हैं। नीड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंफॉर्मेशन है, फिगर्स है, उनको आपस में कोरिलेट करके एनालिसिस करने का, जिससे कि हम प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। Financial statement analysis the meaningful interpretation of financial statements for parties demanding financial information। तो जिसके लिए वो आप कर रहे होंगे एनालिसिस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत है, क्योंकि क्रेडिटर को जो चीज़ों की ज़रूरत है कस्टमर को शायद उनकी ज़रूरत नहीं होगी, वो दूसरे एंगल से देखा। गवर्नमेंट एजेंसी कुछ और एंगल से देखेगी, बराबर। इन्वेस्टर जो इक्विटी में पैसा लगाना चाहता है कुछ और एंगल से देखेगा। तो जिसके लिए है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंफॉर्मेशन को लिंक करके इंटरप्रेट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरली फॉर द प्रोप्राइटर अलोन। तो सिर्फ ओनर के लिए ही है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज पर्पसिव एंड नॉट नेसेसरली कॉम्प्रिहेंसिव टू कवर ऑल पॉसिबल यूजेस। मतलब हम ऐसा नहीं कि सबका सब देखते जा रहे हैं, हम किस काम के लिए एनालिसिस कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। Since it is purposive, analysis may be restricted to any particular portion of the available financial statement, taking care to ensure objectivity and unbiasedness. Financial statement analysis covers study of relationship
with a set of financial statement at a point in time। यानी मान लीजिए कि 2020 21 19 20 1920 2019-20 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, आपके कॉम्पिटिटर का या आपके जैसे बिजनेस करने वाले दूसरे एंटिटी का, उनसे कंपेयर कर रहे हैं विथ ट्रेंड इन दिस रिलेशनशिप ओवर टाइम। तो आप इसको अपने पिछले साल वाले से भी कंपेयर कर सकते हो, 2-3 साल वालों से कंपेयर कर सकते हो कि 2-3 साल से जैसा हो रहा था उसके हिसाब से इस साल कैसा हुआ है। मतलब कंपैरिजन जो होता है एनालिसिस करके, क्योंकि आइसोलेशन में आप अगर देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो देखोगे तो वो हमेशा आपको पूरी बात नहीं बता सकेंगे, या उसके ऊपर से आप ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि इज इट अ गुड इंडिकेटर और नॉट। तो उसके लिए क्या होता है, आपको कुछ ना किसी चीज से कंपेयर करते आना चाहिए, किसी ना किसी चीज से कंपेयर करने का आपको बेसिस मिलना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी होती है, तब ये कंपैरिजन प्रॉपर। Financial ratio analysis. Ratio is the arithmetical relationship between two figures which have cause and effect relationship. ये दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। बट कौन से दो नंबर, तो वो ऐसे नंबर होना चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हो, जिनका एक दूसरे से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, मतलब जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता हो, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। जैसे बैड डेप्ट को आप अगर क्रेडिटर के साथ लिंक करोगे तो वो कोई काम का नहीं, पर बैड डेप्ट को अगर आप डेटर के साथ लिंक करो, बैड डेप्ट को आप अगर क्रेडिट सेल के साथ लिंक करो, तो ये जानकारी आपके लिए मददगार हो सकती है, फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए काम की हो सकती है, ये भी जज करने के लिए काम का हो सकता है कि भाई इतना बैड डेप्ट का जो प्रपोर्शन है इज इट ओके एक्सेप्टेबल, या इस पे कुछ स्पेसिफिक ध्यान देने की जरूरत है। Ratio can be expressed as decimal figures or as percentages. It is important to note that there is no standard terminology in ratio analysis. ये important है कि ऐसा कोई फिक्स टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें हम ऑल्टरनेटिव भी देखेंगे कई बार। तो जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो नेचुरल आप तो फॉर्मूला लिख दो कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया तो काम बन जाएगा। लेकिन जहां पर आप रिवर्स प्रॉब्लम करते हो, यानी जहां पे रेशो दिया है उस पर से फिगर निकालते हो, तो वहां आपको थोड़ा सा ज्यादा जज करना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द होल क्वेश्चन जिस जिस रेशो में अल्टरनेटिव पॉसिबल है तो वहां कौन सा रेशो उसने यूज किया हो सकता है, वो आपको जज करना पड़ता है। जैसा हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कई बार उस पर कमेंट करते थे, हम बोलते थे कि भाई देखो ये चीज दिख रही है इसलिए शायद इसने ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए, या फिर जिन फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है और एक चीज कभी कभी वाली है, तो कॉमन वाली चीज को यूज करके आप आगे बढ़ो। रिवर्स वाले में एक ही है कि आपने जो भी ऑल्टरनेटिव चूज किया, अगर आपका गाड़ी आगे तक निकल गई यानी प्रॉब्लम पूरा हो गया तो फर्स्ट क्लास है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अटक गई तो फिर आपको वो जहां डाउट था, जहां आपको लगता था कि यार इसमें दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, वो फॉर्मूला आपको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। किसी चीज में अगर दो फॉर्मूले पॉसिबल है तो एक से ही अल्टीमेट फिगर मैच होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी दोनों से भी फिगर मैच हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक वेरिए ऑल्टरनेटिव आपने लिया तो रास्ता अटक गया, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, डिफरेंस दिख रहा है ना, या आगे के फिगर कंक्लूड नहीं हो पा रहे, लेकिन दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव लो तो बराबर हो गया, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया और रेशियो कैलकुलेट करो बोला, आपका काम आसान है, पर रेशियो दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ बोला तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डिफरेंट ऑथर्स कैलकुलेट द सेम रेशियो बाय डिफरेंट फॉर्मूला, also in different situation or for different purposes same ratio may be calculated in different manner, therefore formula should always be specified. Ratio can be classified as under profitability वाले रेशियो, इनमें हम प्रॉफिट का किसी और चीज के साथ लिंक देखते हैं, प्रॉफिट को सेल के साथ देख सकते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ देख सकते हैं,
प्रॉफिट को किसी और चीज के साथ देख सकते हो आप। प्रॉफिट में भी कहीं ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हो, कहीं पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कहीं पे आप नेट प्रॉफिट, है ना, क्योंकि प्रॉफिट के तो बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। टर्नओवर रेशो, यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन देखते हैं और हमने हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो फैसिलिटीज है, उनको कितने अच्छे से यूज किया। अब हम किस काम के लिए यूज कर रहे हैं इसको, तो नेचुरली हमारा जो यूज है वो है गुड्स बना के बेचना। इसीलिए जो टर्नओवर रेशो है, बेसिकली हम अलग अलग हमारी जो चीजें हैं उनका यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सेल देखते हैं कि भाई फिक्स एसेट से हमारा सेल कितने टाइम्स हुआ, इन्वेंट्री से हमारा सेल कितने टाइम्स हुआ, वर्किंग कैपिटल से हमारा सेल कितने टाइम्स हुआ। तो ये सेल अपॉन जो भी बेस जिससे चीज का भी टर्नओवर देखना चाहते हो, या कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन अपन लेते हैं, आगे देखेंगे अपन टर्नओवर रेशो। सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी वाले रेशो रहते हैं हमारे, ये जनरली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में बताते हैं कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी लायबिलिटी टाइमली पे कर पाएगा, क्या ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं फेस करेगा, उसके लिए रेशो मदद करते हैं। रेशो शोइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन और स्ट्रेंथ, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बताता है ऐसे रेशो। अदर रेशो और दूसरे मिसलेनियस रेशो जिसमें अपन मार्केट प्राइस से लिंक करते हैं, डिविडेंड के रेशो निकालते हैं, उस टाइप के रेशो। इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, यानी जिसमें दोनों फिगर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो प्रॉफिट लॉस से आए हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल या नेट प्रॉफिट टू सेल, दोनों फिगर कहाँ से आए, प्रॉफिट लॉस से। बैलेंस शीट रेशो यानी जिसमें दोनों फिगर बैलेंस शीट के हैं, जैसे करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इस टाइप के। एंड मिक्स रेशो यानी जिसमें एक फिगर प्रॉफिट लॉस का है, एक फिगर बैलेंस शीट का है। जैसे अभी बोला फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो अपन बोलेंगे सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपके P&L वाला फिगर है, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, वो बैलेंस शीट वाला फिगर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कई रेशो, और जहां अपन जो बता भी रहे हैं ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। दैट मीन्स यू कैन हैव मोर रेशो, बिकॉज रेशो सिंपली क्या है, कोई भी दो नंबर जो आपको लगता है एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसका रेशो आपको कुछ मदद कर सकता है एनालिसिस करने में, जजमेंट करने में, यू कैन कैलकुलेट। कोई मनाही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट रेशो, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो, बहुत ज्यादा यूज होने वाला रेशो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। आपने जो पिछले कुछ चैप्टर देखे थे उसमें भी इसका मैंने इफेक्ट आपको बताया था, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका एक फॉर्मूला है PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है, इसमें शेयर होल्डर का फंड भी आ जाता है, इसमें डेप्ट फंड भी आ जाता है, बराबर। और ये प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो अपन हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं, इसलिए इनमें सब में 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। और उसका दूसरा फॉर्मूला जो दिया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले में अपन ने टैक्स कट नहीं किया है, नीचे वाले में अपन ने टैक्स कट कर लिया है। तो उसके लिए क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये अपन बाद में जब देखोगे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है और कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये आ जाएगा, बराबर। अब किसी के मन में आ सकता है कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट लेने का क्या पर्पज है, तो आप थोड़ा ध्यान देने का, रेशियो में आपको ध्यान रखना है समझने के लिए भी, और फॉर्मूला फिर अपने आप ध्यान रहेगा आपको कि वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो आपस में एक बेस होना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें इक्विटी यानी शेयर होल्डर का पैसा भी है और डेप्ट यानी लोन का पैसा भी है। तो बताइए जब डिनोमिनेटर में डेप्ट वालों का पैसा है तो न्यूमरेटर में जो प्रॉफिट है उसमें भी तो डेप्ट वालों का अमाउंट रहना चाहिए ना, और डेप्ट वालों का प्रॉफिट में क्या अमाउंट रहता है, इंटरेस्ट। तो अगर आप आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट लोगे
तो इसका मतलब न्यूमरेटर में से तो डेप्ट वाले का अमाउंट हट चुका है, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में कैसे डेप्ट लोगे, है ना। तो वो आपस में मैच होना चाहिए। इसीलिए दोनों फॉर्मूले में ऊपर इंटरेस्ट है, लेकिन एक में टैक्स कट किए बगैर है और दूसरे में टैक्स कट करने के बाद है। अच्छा और बुरा इसमें नहीं होता। आप बोलोगे पहला वाला फॉर्मूला अच्छा कि दूसरा वाला, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जजमेंट देते हैं आपको असेस करने में। बिफोर टैक्स लिया क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो मैं जस्ट ऑपरेटिंग अपना परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस ऑपरेशन कैसा है। टैक्सेशन की पॉलिसी वो अलग हो गया, बराबर। तो इसलिए वहां पर वो पहला वाला फॉर्मूला काम होता है। बट दूसरे वाले फॉर्मूले में कि रियल में क्या मिलेगा, तो टैक्स के बाद ही मिलेगा शेयर होल्डर को। तो इसीलिए टैक्स कट करके फिर देखा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला तो वो एक्चुअली में शेयर होल्डर का अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट बोला तो डेप्ट वालों का अमाउंट हो गया। ये हो गया रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड बैक इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट या एवरेज फिक्स एसेट या एवरेज टेंजिबल फिक्स एसेट, बराबर। तो ये ऐसे अलग अलग बेस हो सकते हैं। फिर थर्ड नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको पीबीआईटी को अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो आइटम आए हैं वो ऑपरेटिंग लेवल के हैं, उसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो अपन यहाँ पे पीबीआईटी अपॉन सेल है। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो आपको आफ्टर टैक्स वाले से भी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है उससे भी निकाल सकते हो। तो ऊपर वाले को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, पीबीआईटी है उसमें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो और जी ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दोनों मिला के 100 हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी आ जाएगा, सेलिंग का खर्चा भी आ जाएगा, बराबर। नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों को मिलाओगे तो 100% हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो वो 100% हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का रेशियो यानी इंटरेस्ट टू सेल, ये देख सकते हैं आप कि भाई कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है एज कम्पेयर टू सेल। ऐसे आप कोई भी और आइटम के लिए रेशियो निकाल के देख सकते हो, कि जैसे एम्प्लॉयज के सैलरी वेजेस टू सेल का रेशियो, क्योंकि वो भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है, बराबर। डेप्रिसिएशन को देख सकते हैं आप, मतलब किसी भी आइटम का रेशियो आप निकाल के देख सकते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि आफ्टर ऑल सैलरी वेजेस जिनको पे किया उन्हीं की मदद से गुड्स बने और बेचे गए, तो मतलब दे हैव ए कनेक्टिविटी, बराबर। तो मेरे इतने सेल पे मेरे को इतना सैलरी वेजेस का खर्चा पड़ा है। टर्नओवर रेशियो, अब ये टर्नओवर रेशियो सो मेनी टाइम्स में होते, ये परसेंटेज में नहीं अपन निकालते कॉमनली। इट शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स इन जनरेटिंग सेल्स। हायर द रेशियो बेटर इट विल बी। लेकिन अपन ने पढ़ा है ओवर कैपिटलाइजेशन, सॉरी अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर ट्रेडिंग, वो हो जाएगा अगर रेशियो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा रेशियो यानी नॉर्मल एक कैपेसिटी होती है स्ट्रेच करने की, तो भाई यहां से यहां तक स्ट्रेच हो सकता है, तो बिल्कुल लो लेवल पे काम करोगे तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। या हाई लेवल पे चले गए ना, बिल्कुल बाउंड्री पे चले, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेच करोगे फिर गड़बड़ होती है। तो इसलिए वैसे इन जनरल अपन बोलेंगे हायर द टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, या तो सेल लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिक्स कॉस्ट, बराबर। फिक्स एसेट, सॉरी फिक्स एसेट। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों आ गए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आप दोनों एंगल से देखो, बैलेंस शीट को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, शेयर होल्डर का पैसा और डेप्ट का पैसा। अब बचे क्या, अब बचे करंट एसेट
फिक्स एसेट और करंट लायबिलिटी, समझ रहे? तो इसीलिए जब आप बोलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसके दोनों साइड से कैलकुलेशन होते हैं। शेयर होल्डर का पैसा है ना, इक्विटी प्लस डेप्ट, ये एक तरीका, और इधर से चलना है तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इक्विटी प्लस डेप्ट या फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट का टर्नओवर देखना है तो सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर वैसे देखना है तो सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब इसमें इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो, डेटर का टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर का टर्नओवर रेशियो, ऐसे आप ब्रेक करके अलग अलग देख सकते हो। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पढ़ाई में इफेक्टिवनेस लाने के लिए। जैसे ये देखा तो आपको लगना चाहिए यार यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लिखा है, सेल बाद में लिखा है। ऊपर वाले में सब में सेल पहले लिखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाद में लिखा था। पर यहाँ देखेंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लिखा है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं हम एज कंपेयर टू सेल। उसका सीधा सा लॉजिक है, जो डिनोमिनेटर में स्टॉक है तो वो स्टॉक एट कॉस्ट रहता है, वो सेल वैल्यू पे नहीं रहता है। तो इसीलिए न्यूमरेटर में जो सेल है उसको भी कॉस्ट के टर्म में ले लो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दोनों मैचिंग हो जाएंगे। उसके ऊपर के आइटम देखो आप, नीचे जो आइटम है वो गुड्स नहीं है, कुछ और है। जैसे वर्किंग कैपिटल में ठीक है स्टॉक भी आया, बट उसमें डेटर भी है, उसमें क्रेडिटर भी डिडक्ट हुआ है, बराबर है, उसमें कैश बैंक बैलेंस भी है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में फिक्स एसेट है नीचे, बट ये जो टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऊपर भी गुड्स, क्योंकि सेल यानी क्या है, सेल ऑफ गुड्स, बराबर, और नीचे भी गुड्स है। इसीलिए दोनों को मैच करने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री एट कॉस्ट रहती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्रिफर करते हैं। और इन्वेंट्री में सब आ गया, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, स्टोर स्पेयर्स। अब ये सब रेशियोज में जहां ओपनिंग और क्लोजिंग चीजें दी हो वहां एवरेज लिया जा सकता है। तो सब रेशियोज में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो तो भाई ओपनिंग डेट के फिक्स एसेट, क्लोजिंग डेट के फिक्स एसेट एवरेज कर लिया, बराबर। तो ऐसे एवरेज तो सब में हो सकता है, बट जनरली स्टॉक वगैरह में वो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे देता है। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि जो सेल है वो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टॉक है। अब उसी को दूसरा एंगल कि स्टॉक कितने महीने के सेल के बराबर है, तो उसके लिए स्टॉक वेलोसिटी रेशियो है, जिसको आप 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो से भी निकाल सकते हो, या फिर स्टॉक डिवाइडेड बाय मंथ में बोल रहे हैं इसलिए मंथली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मंथली सेल, इससे कर दो आप, बराबर। तो स्टॉक को मंथली कॉस्ट ऑफ, अगर आप डेज में निकालना है तो डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, वो ले सकते हैं आप। तो ये आपको टाइम बताता है कि आपके पास जो स्टॉक है वो कितने दिन का रिक्वायरमेंट के बराबर का है या कितने महीने के रिक्वायरमेंट के बराबर का है। डेज में होगा तो 12 की बजाय 365 लिखना। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो बोला तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लो, अब सेल नहीं ले रहे अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स में, बल्कि बेटर क्या है अब रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल का स्टॉक लो। अब आप क्योंकि आप रॉ मटेरियल को चेक कर रहे हो तो अब इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल का स्टॉक लो। तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो में रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय रॉ मटेरियल स्टॉक, कंजम्पशन ना दिया हो तो फिर परचेज से काम चलाया जा सकता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, अब डेटर अपने को मालूम है, वो तो डिनोमिनेटर में जो है डेटर यानी सेल वैल्यू है, तो न्यूमरेटर में भी जो रहना चाहिए सेल वैल्यू रहना चाहिए। फिर अपने को ये भी मालूम है कि डेटर तो सिर्फ क्रेडिट सेल से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल होना चाहिए, और क्वेश्चन में ब्रेकअप नहीं दिया हो तो पूरे सेल को क्रेडिट सेल मान के आपने काम चलाने का। अब ये डेटर लोग जब अपने को बिल एक्सेप्ट करके देते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेटर को क्रेडिट करके बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं।
तो इसलिए बिल रिसीवेबल और कोई नहीं है, डेटर ही है। इसीलिए अगर बिल रिसीवेबल दिया होगा, सन्ड्री डेटर दिया होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, बराबर। यानी आप देखो, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपने जितना कुछ सीखा है वो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूले में यही ज़्यादा ठीक है करके। डेटर में बिल रिसीवेबल क्यों लेना चाहिए, डेटर में न्यूमरेटर में सेल क्यों लेना चाहिए, क्यों क्रेडिट सेल लेना चाहिए, अपने आप दिमाग में बैठते जाता है। तो ऐसे जब आप सोच के समझ के पढ़ते हो तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग भी बन जाता है और ध्यान में भी रहता है। बगैर सोचे बगैर समझे जस्ट फॉर्मूले को मगअप करते हो तो फिर टाइम पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान में नहीं आता क्या करें करके। अब इसी में भी डेटर वेलोसिटी रेशियो यानी आपके जो डेटर वो कितने महीने के सेल के बराबर है, तो 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कर दो या डेटर डिवाइडेड बाय मंथली सेल कर दो। सेम वे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स में भी क्रेडिट परचेस को लो डिवाइडेड बाय क्रेडिटर में क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल भी लो। इसमें भी वेलोसिटी रेशियो यानी टाइम के टर्म्स में, तो स्टॉक कितने मंथ के रिक्वायरमेंट के बराबर है, डेटर कितने मंथ के आपके सेल के बराबर है, क्रेडिटर कितने मंथ के बराबर है, ये आपने ध्यान दिया होगा। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करना है अगर एक एक एलिमेंट वाइज तो उसमें काम आता है, बराबर। 12 की जगह 365 लेकर के आप डेज में निकाल सकते हो कोई भी वेलोसिटी रेशियो। In turnover ratio, in places of cost of goods sold, alternatively cost of sales can be taken. Cost of sales में सेलिंग का खर्चा भी ऐड हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, जैसे स्टॉक है उसमें अपन सेलिंग का खर्चा नहीं लेते हैं, रेडी करने तक की कॉस्ट लेते हैं। इसीलिए न्यूमरेटर में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन जहाँ डिटेल नहीं हो तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल भी ले सकते हैं। Financial planning. Good financial strength means concern is capable of paying all its short-term and long-term liabilities as and when they become due. तो भाई जो लायबिलिटी मुझे 5 साल के बाद अगर पे करना है तो उसके लिए अभी से पैसा अरेंज करके रखने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब गुड फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी कहलाएगी जो जब लायबिलिटी ड्यू होती है तब उसके लिए मेरे पास सोर्सेस, उसके लिए पैसा अवेलेबल हो जाना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ये अपन वर्किंग कैपिटल में देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट यानी फिक्स एसेट शुड ऑलवेज बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन या रिटेन प्रॉफिट। सम पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट यानी करंट एसेट शुड ऑल्सो बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड बैलेंस पार्ट बी फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो इससे आपका जो करंट रेशियो रहता है वो बेटर रहता है, इससे लिक्विडिटी का आपको अच्छी पोजीशन रहेगी, तकलीफ नहीं जाएगी। रेशियोज ऑफ सॉल्वेंसी या रेशियोज शोइंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। करंट रेशियो ये बड़ा कॉमनली यूज्ड रेशियो है। इसके लिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टारगेट रखा जाता है 2 का, कि करंट रेशियो ऑफ 2 इज कंसिडर्ड टू बी एप्रोप्रिएट। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, ये भी नाम से एक रेशियो होता है। करंट रेशियो एक साल भर के चीज को ध्यान में रखता है, पर एसिड टेस्ट रेशियो और शॉर्टर पीरियड की बात करता है कि थोड़े से समय में आप अपनी लायबिलिटी जो ड्यू होने वाली है यानी क्विक लायबिलिटी, उसको पे करने के लिए क्या आपके पास क्विक करंट एसेट है क्या, यानी जो थोड़े से समय में रियलाइज हो जाएंगे। तो कॉमनली अपन क्या करते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक को नॉन क्विक मान लेते हैं, मतलब उसको रियलाइज होने में समय लगेगा, ये अपन मान लेते हैं। कोई और चीज ऐसी दी हो जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, वो तो रियलाइज होने वाला नहीं, उसको तो आप सर्विसेज लेने वाले हो तो कैश मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे आइटम को हटा दो तो बचे हुए को अपन बोलेंगे क्विक एसेट है, यानी कैश है, डेटर्स है, कोई एडवांस है जो रिकवर होने वाला है, तो ये आपके क्विक एसेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर दिया हो तो ओवरड्राफ्ट वगैरह जो है वो हटा दो करंट लायबिलिटी में से, क्योंकि करंट लायबिलिटी में ओवरड्राफ्ट वगैरह अपन इंक्लूड कर लेते हैं, बट वो ओवरड्राफ्ट हमको इमीडिएटली रीपे नहीं करना है, वो साल भर की फैसिलिटी है,
उसके बाद भी वो रिन्यू हो जाती है। कैश रेशियो, कैश रिजर्वायर वर्ड जो यूज होता है उसमें कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी या जिसको बोलेंगे डिस्पोजेबल सिक्योरिटी जो आसानी से आप मार्केट में बेच सकोगे एट मार्केट वैल्यू। एब्सोल्यूट कैश रेशियो, इसमें 2-3 अलग अलग दिए हैं। एब्सोल्यूट कैश रेशियो में कैश रिजर्वायर डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्योंकि देखिए कैश यानी हाथ में पैसा है, करंट लायबिलिटी से लिंक करने का पर्पस क्या है कि भी करंट लायबिलिटी पे जल्दी करना पड़ेगा। कैश पोजीशन टू टोटल एसेट, ये बताता है कि टोटल एसेट में कैश का पोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन कितना है, बराबर। जैसे बीच में बात चलता था ना कि अपनी इकोनॉमी में कैश कितना है, जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब नोट बंद कर दिए थे, है ना, तब ये बड़ा इशू होता था कि हमारी इकोनॉमी में कैश कितना है। तो वैसे यहाँ हमारे कंसर्न में जो टोटल एसेट है उसमें कैश कितना रहता है, प्रोपोर्शन कितना है। और तीसरा इंटरवल मेजर, कि कैश पोजीशन जो है डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, रोज का कैश में कितना आप पेमेंट करते हो, डेली कैश पेमेंट बोल सकते हैं, आपकी डेली कैश पेमेंट आपका कितना होता है, उससे आप निकाल लो कि आपके पास जो कैश है ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि आपके पास जो कैश है वो कितने दिन के रिक्वायरमेंट के बराबर है, कि ये कैश 5 दिन के बराबर है कि 10 दिन के, 15 दिन के बराबर है। यानी जैसे वो वेलोसिटी रेशियो था, ये वेलोसिटी रेशियो है कैश का। लास्ट वाला ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जहां पे भी वर्ड यूज होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट जिसको आप अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के या प्रमोट करने के, बढ़ावा देने के पर्पस से लेते हो। इसलिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अपन ने लिक्विड एसेट में नहीं लेना चाहिए, क्विक एसेट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपन एज इट इज बेचते नहीं है, वो अपन होल्ड करके रखते हैं, उसका पर्पस अलग रहता है। ठीक है। रेशियो शोइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो बड़ा कॉमन यूज वाला रेशियो, बहुत यूज होता है। इसमें एक फॉर्मूला है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट टू शेयर होल्डर्स फंड, यानी डेप्ट टू इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में डेप्ट, डिनोमिनेटर में इक्विटी। अगर डेप्ट टू इक्विटी ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 2 का रेशियो ठीक माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपने अपना बिजनेस चलाने के लिए अगर 1 रुपए लगाया तो आप 2 रुपए तक डेप्ट ले लो, ये लोन देने वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक मान लेगा। 2 डेप्ट 1 इक्विटी, ये मतलब हो गया 3 रुपए आपको बिजनेस में चाहिए, 2 डेप्ट से ले लो, 1 इक्विटी, ये ऑप्टिमम लेवल तक हो। इससे ज्यादा अगर रहेगा डेप्ट इक्विटी तो वो फिर रिस्की ज्यादा माना जाएगा, यानी डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। और बहुत कम रहेगा तो अपन जैसे बोला था ना कि डेप्ट का जो एडवांटेज आप ले सकते हो वो आप मिस कर दोगे। इसी का दूसरा फॉर्मूला जो दिया आपको, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों ले लिया है, तो ये जो रेशियो है ऊपर के फिगर पे, ये रेशियो जो निकालोगे तो 0.67 आइडियल है। तो जैसे ऊपर के इसमें आप बोलोगे डेप्ट 2 इक्विटी 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2। अब नीचे वाले में आप क्या बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो इसलिए वो जो रेशियो आएगा वो 0.67। फिर उसके बाद ये जो डेप्ट रेशियो दिया है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट प्लस नेट वर्थ, और डेप्ट रेशियो में दूसरा फॉर्मूला दिया है टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट। डेप्ट टू एसेट रेशियो, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। रेशियोज की कोई लिमिट तो है नहीं। फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड बोला या लॉन्ग टर्म डेप्ट बोला। लॉन्ग टर्म फंड बोला तो वो डेप्ट प्लस इक्विटी, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म का पैसा है, डेप्ट भी लॉन्ग टर्म का पैसा है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखा रहा कि लॉन्ग टर्म फंड, वो ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज लोअर देन 1, क्योंकि अभी अपन ने बोला कि हमारा पूरा फिक्स एसेट तो लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना ही चाहिए,
बल्कि थोड़ा वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म फंड से होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया फिक्स एसेट जितना है लॉन्ग टर्म फंड उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो इसलिए रेशियो हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब आप बोलोगे कि सर ये रेशियोज याद करना पड़ेगा कि यस, रेशियोज आपको थोड़े याद रखना पड़ेगा। इवन ऑनेस्टली मेरे को खुद को भी नहीं ध्यान रहेंगे हर रेशियो, क्योंकि ये कई नाम से जल्दी मैच नहीं होते। कुछ चीज़ें रहती जो नाम से बहुत आसानी से मैच हो जाती, और कुछ चीज़ें जो रहती हैं नाम से भी उतनी आइडिया नहीं बनती है। ये जो अभी आप कुछ रेशियो देख रहे हैं, टर्नओवर रेशियो आसानी से आपके ध्यान में आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आसानी से ध्यान में आ जाएंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो ध्यान में आ जाएगा, करंट एसेट लिक्विडिटी रेशियो ये ध्यान में आ जाएंगे। पर ये है ना प्रोप्राइटरी रेशियो, तो फिक्स एसेट रेशियो, तो डेप्ट रेशियो, ये थोड़े से ध्यान में नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको तो याद आपको कर लेना पड़ेगा। और ये भी कर सकते हैं आप कि एग्जाम के पहले एक बार फिर से देख लेने का उन पर्टिकुलर रेशियोज को जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, तो बराबर। तो ऐसा अपने मटेरियल में मार्किंग कर देना चाहिए, जिसको अपन को रिवाइज करते समय देख लेना है। इक्विटी रेशियो, जैसे इक्विटी रेशियो एज नाम से तो मेरे को भी नहीं ध्यान आएगा कि ये बोल क्या रहा करके, है ना। तो यहाँ इक्विटी यानी शेयर होल्डर का पैसा डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यह है क्या, तो आप बोल सकते हैं डेप्ट इक्विटी का उल्टा हो गया ये, क्योंकि डेप्ट इक्विटी में डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इक्विटी प्लस डेप्ट है ना। तो इसका मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो में आप डेप्ट टू इक्विटी देखते थे, यहाँ इक्विटी रेशियो में आप इक्विटी टू ये देख रहे हो। वहाँ डेप्ट टू इक्विटी या दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे यहाँ पे इक्विटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स डिविडेंड बियरिंग फंड, तो प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर का फंड यानी इक्विटी कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते हैं। हायर द रेशियो हायर इज द रिस्क, क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो फिक्स चार्ज आपके ऊपर क्रिएट कर देते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज अपन ने पढ़ा ना, ऊपर वाले आइटम की वजह से फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होता है, तो हायर द फाइनेंशियल लिवरेज हायर इज द रिस्क। कैपिटल गियरिंग रेशियो में दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, प्रेफरेंस कैपिटल डिबेंचर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल। अदर रेशियो, इनमें भी कोई लिमिट नहीं। इंटरेस्ट कवर रेशियो, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब यहाँ पे भी लॉजिक आप समझ सकते हो कि पीबीआईटी में से इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद ही बचेगा प्रॉफिट तो मैं टैक्स दूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट है, ये बताता है कि जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसके कंपैरिजन में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम्स है। हायर द रेशियो बेटर इट इज फॉर द लेंडर, तो जो लोन देने वाला है उसको अपनी सेफ्टी महसूस होती है कि अगर ये मान लो रेशियो आ रहा 2, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो डबल है, तो इसका मतलब प्रॉफिट में थोड़ा बहुत गिरावट भी आ गई तो भी इंटरेस्ट वाला बोलेगा मेरा पैसा तो बराबर इंटरेस्ट का टाइम टू टाइम मिल सकता है। फिक्स चार्जेस कवर रेशियो, अब इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स प्लस फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स खर्चे जो है दैट इज इट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन के बराबर आ गया एक तरह से, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट भी फिक्स खर्चा है और फिक्स एक्सपेंस जो है, तो इसको फिक्स चार्जेस कवर रेशियो बोला। फिक्स चार्जेस कवर यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो उनका जो टोटल जनरेशन हो रहा पीबीआईटी उसमें फिक्स खर्चे ऐड कर लिया, यानी जैसे बोला कंट्रीब्यूशन, तो सेल करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गई तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल नेचर के खर्चे, तो आ गया कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स खर्चे माइनस करते हैं तो आ जाता है पीबीआईटी। इसका मतलब पीबीआईटी प्लस फिक्स खर्चा बोला होता है कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस फिक्स एक्सपेंस, क्योंकि ये दोनों फिक्स खर्चे हैं, इंटरेस्ट भी और जो फिक्स एक्सपेंस है वो भी। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो,
DSCR, लेंडर पहले वाले को और तीसरे वाले को ज़्यादा यूज करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड बैक डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लोन रिपेमेंट। तो लोन के जो इंस्टॉलमेंट रहता है ना प्रिंसिपल अमाउंट के, वो। अब यहाँ पे भी आप सोच सकते हो कि ऊपर न्यूमरेटर में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने का मतलब है हम वहाँ ये देख रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश कितना जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड बैक डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट भी ऐड बैक किया क्योंकि हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। इसका मतलब लेंडर का कोई भी चार्ज पे करने के पहले मेरे हाथ में कैश कितनी आ रही है, वो है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है, लेंडर को कितना मेरा ऑब्लिगेशन है। तो लेंडर को मेरे को इंटरेस्ट देना है और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट देना है लोन का, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा। तो यानी ये लेंडर को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कैश जनरेट कर रहा है वो आपका जो क्लेम है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसके कितने टाइम्स है। हायर द रेशियो बेटर इट इज। फिक्स डिविडेंड कवर, यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखना चाहते हैं। जैसे इंटरेस्ट कवर था वैसे यहाँ पे अपन प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर देखना चाहते हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आप काय में से पे करते हो, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से। इसीलिए न्यूमरेटर में क्या लिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये जब ऐसा आप मीनिंग पे ध्यान दे देते हो तो आपको फॉर्मूला बराबर ध्यान रहेगा कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर में मैं PBIT ले ही नहीं सकता क्योंकि वो मीनिंगलेस है। क्योंकि जब तक मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करूंगा, तो दैट प्रॉफिट इज नॉट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होने के बाद जो बचता है वो इक्विटी वालों का है। तो इसलिए डिविडेंड कवर बोला तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवर अलग, इक्विटी डिविडेंड कवर अलग। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये इक्विटी वालों का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहला अपन ने देखा था ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसमें अपन ने PBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था, है ना। यहाँ पे अपन क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का देख रहे हैं इसलिए प्रॉफिट भी अपन कौन सा ले रहे हैं, इक्विटी वालों का प्रॉफिट। इक्विटी वालों का प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट पहले कट होना चाहिए, फिर टैक्स कट होना चाहिए, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कट होना चाहिए, बचा हुआ इक्विटी वालों का है। अर्निंग पर शेयर EPS, वो ऊपर वाला जो प्रॉफिट निकला आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EPS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ा अपन ने इसके ऊपर। प्राइस अर्निंग रेशियो, P रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। ये अपन ने देखा है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह वाले में कि P रेशियो जितना ज्यादा है मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतनी कम है। P रेशियो अगर बोला मान लो 8, मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो 8 टाइम्स ऑफ अर्निंग है, जितना कमाओगे उसका 8 गुना शेयर का प्राइस, ये मतलब होता है। डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। पे आउट रेशियो, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको बोलते हैं पे आउट रेशियो। मतलब मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल था और उसमें से मैंने कितना डिविडेंड के फॉर्म में बांटा, बराबर उसका रेशियो। तो भाई मैंने कंपनी का हैव ए पॉलिसी कि भाई हम 70% बांट देंगे, 30% बचा के रखेंगे, तो वो रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो ये बेसिकली इन्वेस्टर देखना चाहेगा कि भाई मार्केट प्राइस के रेफरेंस में डिविडेंड कितना बैठता है। फेस वैल्यू के रेफरेंस में सिर्फ जो कंपनी दे रही वो देखेगी कैलकुलेशन के लिए, बाकी जो इन्वेस्टर है उसके लिए फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। वो तो ये देखेगा कि भाई ये शेयर का मार्केट में प्राइस है आज 600 रुपये और ये मुझे जो डिविडेंड दे रहा है वो दे रहा है 3 रुपये। अब 600 रुपये के शेयर पे 3 रुपये का डिविडेंड क्या मतलब रखता है। लेकिन हो सकता है 600 रुपये के शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है,
अब वो 10 रुपए पे 3 रुपए ने 30%, तो 30% डिविडेंड का रेट सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि यार 30% मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो शेयर जिस पे आपको डिविडेंड दिया जा रहा है वो तो 600 रुपए वैल्यू का है। तो 600 वैल्यू के शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड, ये तो बोलते ना ऊँट के मुंह में जीरा, वैसा हो गया है ना। तो इसीलिए अलग अलग रेशियो अलग अलग आइडिया देते हैं। तो ये रेशियो जो है ये रियलिस्टिक आज की पोजीशन के हिसाब से डाटा देता है। या बोलो कि अगर मैं आज ये कंपनी का शेयर खरीद लूंगा तो मुझे डिविडेंड यील्ड कितनी होगी, अर्निंग यील्ड, उसी में डिविडेंड की जगह ईपीएस ले लो, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। और नेट वर्थ यानी जो इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। इक्विटी वालों को क्या बिलोंग करता है? कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो, कि भाई बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर की वैल्यू इतनी आ रही, बट मार्केट में प्राइस ये है, तो उनका आपस में रेशियो। रेशियो ऑफ फंड्स या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो पढ़ा है आपने, तो जो कैश जनरेट किया आपने उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं आप, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय सेल, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय सेल। कैश बोला तो रिसिप्ट वाले कंसेप्ट पे हो गया, फंड बोला तो एक्रूअल वाले कंसेप्ट पे हो गया। फंड में से आप जो आउटस्टैंडिंग वगैरह के एडजस्टमेंट करोगे तो कैश आएगा। फंड जनरेटेड डिवाइड बाय टोटल एसेट या एवरेज एसेट, फंड्स कैश जनरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट या एवरेज एसेट। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, मैंने आपको पहले केस में भी ये बताया हूँ, शायद डिविडेंड वाले में था या किस में था। टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग द ड्यूपॉन्ट मॉडल, simply multiply the three components: net profit margin, asset turnover and equity multiplier. Return on equity is profitability or net profit margin multiplied by asset turnover or investment turnover or capital turnover multiplied by equity multiplier. इक्विटी मल्टीप्लायर क्या रहेगा? तो आपको दिया है कि एसेट और कैपिटल और शेयर होल्डर्स इक्विटी Q ratio. This ratio is proposed by James Tobin. A ratio is defined as market value of equity and liabilities डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी हमारे जो भी एसेट है उनको अगर हम आज की तारीख में बदलेंगे, रिप्लेस करेंगे तो कितना वैल्यू होता है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी उसके साथ उनको मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और मार्केट वैल्यू ऑफ योर ओनर्स एंड लायबिलिटी वालों का क्लेम, उनका बीच का रेशियो है क्यू रेशियो। पिछले वाले रेशियो में शायद पूरा बोलने में आया कि नहीं आया, देख लेता हूँ। ये तो बहुत आगे आ गया था। बस कवर ये भी हो गए। रिटर्न ऑन इक्विटी में ये भी हो गया। ये देखिए क्या है, नहीं ये भी हो गया था। बैक जाओ तो बड़ा पीछे ले चला जाता। ये था जो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी में जो है प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इक्विटी मल्टीप्लायर में ये एसेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी है, मतलब इक्विटी बोल सकते हैं आप, इक्विटी, ठीक है।
इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्होंने जो बोला है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये नेट प्रॉफिट अपॉन सेल है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, कट रहा है ना। चलो, नेट प्रॉफिट आपको समझ में तो आ रहा है, थोड़ा वहां कट रहा है, पर मैं नीचे लिखता हूँ इधर, मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा क्या है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये क्या हो गया, सेल अपॉन एसेट मल्टीप्लाइड बाय, जो इक्विटी मल्टीप्लायर है ये एसेट अपॉन इक्विटी, बराबर। ये तो आप देखोगे कि ये आपका सेल कट गया, ये आपका एसेट कट गया, इसका मतलब अल्टीमेटली बचा क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। ये अलग अलग लोग अलग अलग कुछ तो बता देते हैं, चीज वही है। या इससे ये बोल सकते हैं आप कि भाई शेयर होल्डर के प्रॉफिट पे किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है सेल में, उसका इम्पैक्ट, टर्नओवर कितने टाइम्स आप कर रहे हैं, एसेट का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट, और एसेट टू इक्विटी का जो रेशियो है, इसका मतलब आपने बाहर के, जैसे एसेट टू इक्विटी बना सकता है अगर आपने बाहर का कोई फंडिंग ही नहीं लिया है ना, डेप्ट का कोई फंडिंग ही नहीं लिया, तो एक तरह से उसका यूज बताता कि आपने डेप्ट का यूज किया होगा तो एसेट टू इक्विटी का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। तो यानी आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में, प्रॉफिट की मार्जिन क्रिएट करने में इन तीन कंपोनेंट है, ये आपको बता सकते हैं। सीधे सीधे नेट प्रॉफिट टू इक्विटी बोला तो ध्यान में नहीं आता, उन्होंने उसकी एनालिसिस कर दिया कि इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट टू सेल, इसमें एसेट टर्नओवर है, सेल टू एसेट का रेशियो, और इसमें एसेट टू इक्विटी का प्रपोर्शन, यानी कि टोटल एसेट में से इक्विटी का पोर्शन कितना है, यानी बाकी का डेप्ट है। ये एनालिसिस भी इससे हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट। सो फ्रेंड, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स। लास्ट मतलब अपन ने जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में अपना क्लास में पढ़ाई की थी, जिस ऑर्डर में अपन ने मटेरियल बनाया, उसमें ये लास्ट चैप्टर अपन ने रखा था, 14 चैप्टर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो फाइनेंस हम अरेंज करते हैं, इनके सोर्सेस से रिलेटेड वेराइड टाइप ऑफ सोर्सेस होते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, नेचर्स होते हैं, और आजकल तो खास करके जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कोई चीज़ से कुछ नया बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यानी फाइनेंस के फील्ड में भी इक्विटी के फीचर, डेप्ट के फीचर मिला के कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर लेना। ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग होने से बहुत सारे टाइप के सोर्सेज, फाइनेंसेस जरूरत के हिसाब से क्रिएट होते चले गए हैं। तो देर इज़ नो लिमिट टू इट, देर इज़ नो एंड टू इट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जितनी थी, जो आपके मॉड्यूल से हमने कोशिश की मैच करके, वो आपके मटेरियल में कवर करा दी थी, और अभी अपन ब्रीफ में देख लेते हैं। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड जिसको अपन बोलेंगे अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म नीड जो उसको 1 साल से ज़्यादा 5 साल तक, लॉन्ग टर्म नीड्स जिसको 5 साल से ज़्यादा। वैसे अपन अकाउंटिंग में 1 साल तक वालों को शॉर्ट टर्म या करंट एसेट वगैरह, करंट लाइबिलिटी बोल देते हैं, और 1 साल के बियॉन्ड वाले को लॉन्ग टर्म बोल देते हैं ना। और यहाँ पे फाइनेंस में अपन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म भी बीच में डाल देते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा 5 साल तक वाले को मीडियम टर्म बोल देंगे, और 5 साल से ज़्यादा वाले को लॉन्ग टर्म बोल देंगे। Sources of finance. Short-term financial needs should be met from short-term sources. Medium-term financial needs should be met from medium-term sources. Long-term financial needs, which includes permanent working capital, that is core current asset, should be met from long-term sources. तो इसका मतलब उसने जो शॉर्ट टर्म नीड में करंट एसेट थे, लेकिन करंट एसेट में का जो कोर करंट एसेट है उसको लॉन्ग टर्म बोल दिया, उसको काय का बोल दिया, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है, क्योंकि वो हमेशा के लिए रहता है। यानी उतना करंट एसेट तो आप हमेशा मेंटेन करते हो। इंटरनल सोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। इंटरनल मतलब आपका ये रिटेन
जो रहेगा। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से रेस करते हो, तो इक्विटी भी बाहर से आप रेस करते हो, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी होगा, डिवेंचर होगा। तो इंटरनल यहाँ पे और एक्सटर्नल वो थोड़ा मीनिंग अलग हो गया, और ओनर और आउटसाइडर ये मीनिंग अलग हो। तो जब मैं ओनर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इक्विटी, इवन प्रेफरेंस भी अपन उसमें काउंट कर लेते थे, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेनर बराबर। और डेप्ट वाले जो है वो मेरे आउटसाइडर हो गए। लेकिन जब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल बोलता हूँ, तो इंटरनल को तो हम बोलेंगे जो हमारा रिटेन अर्निंग है वो इंटरनल है, बचा हुआ हमारा खुद का है, कंपनी का बचाया हुआ है। Sources of finance. The various sources of short term, medium term and long term sources are listed below. ये स्पॉन्टेनियस सोर्स यानी ट्रेड क्रेडिट वगैरह था, शॉर्ट टर्म बैंक के फाइनेंस जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, बिल डिस्काउंटिंग होती है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट सिचुएशन पे। यहाँ पे अपन ऐसे डिफरेंट आइटम देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज रहेगी। कमर्शियल पेपर के थ्रू जो अच्छी कंपनियां होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेस करती है मार्केट से, प्रॉमिसरी नोट इशू करके। मीडियम टर्म में हायर परचेज, लीजिंग, ये जनरली 2-3 साल से लेके 5-6 साल वाले रहते हैं, तो इसलिए उसको मीडियम टर्म अपन बोल सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, कंपनीज कैन रेज द पब्लिक डिपॉजिट, और वो भी जनरली 5 साल मैक्सिमम पीरियड होता है, और मिनिमम पीरियड भी उसका 6 महीने वगैरह से रहता है। कमर्शियल बैंक से स्टैंड बाय क्रेडिट, यानी बैंक आपको लिमिट या क्रेडिट सैंक्शन कर देता है जब तक आपका मेन जो सोर्स है वो अरेंज नहीं हुआ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। स्टैंड बाय क्रेडिट है, लिमिट आपके पास है, जब आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट, एक लिमिट देता है, उसको यूज हो गई और आपने रीपे कर दिया तो वापस वो लिमिट को रिवॉल्व कर देता है। बेसिकली कैश क्रेडिट लिमिट जो रहती है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट है, कि आपको बैंक ने एक बार 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन कर दिया, अब आपने उसको यूज कर डाला, फिर रिपे कर दिया, तो वापस यूज कर सकते हो आप। वो रिवॉल्व होते रहती है, वो खत्म नहीं होती आपकी। एक बार के लिए नहीं दिया, वो एक पीरियड के लिए दे दिया, उतने दिन में आप कितने भी बार उसको यूज करो, रिपे करो। डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसके जो डेप्ट है, खास करके जो थोड़े लॉन्ग टर्म नेचर के डेप्ट होते हैं, उसका सब पैसा उसमें ब्लॉक हो गया है। जैसे लीज पे आपने बहुत बिजनेस कर लिया, अब पैसा सब ब्लॉक हो गया, तो आप वो अपने लीज के डेप्ट को सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी में बदल के उसके अगेंस्ट में पैसा रेस कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल है, नए जो वेंचर्स होते हैं उनको फाइनेंसिंग के लिए होते हैं, बाद में अपन थोड़ा डिटेल देखेंगे उसके। लॉन्ग टर्म सोर्सेस में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, जो बचाया आपने कमा के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म नेचर के लोन मिल जाते हैं। लीज फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो एसेट जिसको आप लीज पे फाइनेंस कर रहे हो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। अगेन म्यूचुअल वेंचर कैपिटल में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी हो सकती है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लाइक यूरो इशू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी लोन। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? एक टोटल एक्टिविटी को सेटअप करना, उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई और सर्विसिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है। स्टेजेस इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अब वो प्रोजेक्ट अगर आपको सेट करना है, प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया बाय मार्केट सर्वे एक्सेट्रा, अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को, कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रख के आप प्रोजेक्ट सेट करते हो। कोई भी पर्सन कोई भी प्रोजेक्ट नहीं सेट कर सकता है ना, जिसको जिस फील्ड का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो वो सेट करता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी फाइनेंसिंग, तो स्टेजेस इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट आपने पहले करो, सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसकी स्टडी वगैरह, फिजिबिलिटी स्टडीज, तो पहले एक रफ, फिर उसकी जरूरत ये प्रोजेक्ट आपका फिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ, उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मार्केट की फिजिबिलिटी, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वगैरह सब। अप्रेजल एंड फाइनेंसिंग, अब इसके फाइनेंसिंग का
प्लान बनाइए और उसको अरेंज करिए, सैंक्शन कराइए, और एक बार ये हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए आप इसका। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी आप प्रोजेक्ट को रिव्यू करोगे जब काम चल रहा है, और बाद का भी परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। एक बार प्रोजेक्ट आपने सेट कर दिया तो फिर ऑपरेशनल रिव्यू करते रहोगे आप। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, व्हाट इज वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल मीन्स द कैपिटल मेड अवेलेबल टू हाई रिस्क वेंचर्स विद ए पोटेंशियल ऑफ सक्सेस। वेंचर यानी एक वर्क, एक जॉब, एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट, बराबर। तो वो उन्होंने बोला जो हाई रिस्क वाले रहते, क्यों क्यों उनके लिए? क्योंकि उनको नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फाइनेंसर है, बैंक वाले बोलो या जैसे पब्लिक इश्यूज बोलो, वो कई बार उतना आसानी से उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उनमें सक्सेस होने का पोटेंशियल है। जैसे अभी अपन देखते हैं स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप, अब इनके लिए बैंक वाला जरा झिझकता है क्योंकि बोले न्यू एक्टिविटी है, पता नहीं ये लोग कर पाएंगे कि नहीं, पढ़ लिख के निकले हैं बट क्या ये मैनेज कर पाएंगे, क्या ये चला पाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंसर है वो कई बार ऐसी जगह फाइनेंस करने को नहीं देखते हैं, अटकाते रहते हैं, रोकते रहते हैं, डिले करते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट वहाँ पे आया। तो वेंचर कैपिटल मीन्स द कैपिटल मेड अवेलेबल टू हाई रिस्क वेंचर विथ ए पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, क्योंकि कोई भी पैसा वहीं लगाएगा जहाँ सक्सेस के स्कोप हो, पॉसिबिलिटी हो। इनफैक्ट अपन ने भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जब तक अपने को उसमें पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट ना दिखे, तो है ना। तो जो इंडस्ट्री डालता है उसने भी ये ख्याल रखना चाहिए कि भले ही मैं उधार ले रहा हूँ पैसा, लेकिन अगर वो सक्सेस का स्कोप नहीं है तो क्या मतलब है, आपका भी जो पोर्शन रहेगा वो डूब जाएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली, अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कंसर्न जो रहेगी वो फाइनेंस करने वाली, वो क्या क्या काम करती है? वो सिर्फ पैसा ही नहीं देती है। फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, परचेसेस इक्विटी सिक्योरिटीज, असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में डील करते होंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। टेक हायर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रिवार्ड्स, हैव ए लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में फाइनेंस भी दे देंगे, डेप्ट के नेचर का भी दे देंगे, इक्विटी में भी लगा देंगे। ओके, क्योंकि डेप्ट से क्या होता है, शुरू में रिपेमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि शुरू में इंडस्ट्री को सेट होने में टाइम लगता है। तो डेप्ट में इंटरेस्ट शुरू हो गया तो क्या करेंगे, तो वो आपको ऐसे सब ऑल्टरनेटिव देंगे, ऐसे सब ऑप्शन देंगे जिसमें शुरू में आपको अगर नहीं पे करना है, कम पे करना है, तो वो भी पॉसिबल होगा। इक्विटी के फॉर्म में ज़्यादा दे देंगे, और वो ये भी स्कोप रखेंगे कि जब आपका एक्टिविटी पूरी तरह से सेट हो गई तो चाहे तो आप उनके पास से इक्विटी वापस खरीद लो। Venture capital concept. There are three terms used in this connection. Venture capital undertaking, venture capital company. तो ये venture capital undertaking यानी जो वेंचर चलाएगी या जो वेंचर स्टैब्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना, वो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। वेंचर कैपिटल कंपनी यानी जो फाइनेंस देगी, और वैसे एक होता है वेंचर कैपिटल फंड, वो भी फाइनेंस देगा। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड एक ही बात हो जाएंगे। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इज द कंपनी विच इज इन द नीड ऑफ द कैपिटल टू फाइनेंस द हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। वो बिजनेस सेट करना चाहते हैं, उसके लिए उनको वेंचर कैपिटल फाइनेंस चाहिए। Venture capital company is the company which has made investment mainly by way of acquiring equity share of venture capital undertaking in accordance with the prescribed guidelines. It is the lending company. Venture capital funds, which such funds established to raise money for investment in venture capital undertaking. These funds are established by mutual fund, banks and financial institutions. तो वेंचर कैपिटल फंड पब्लिक से पैसा रेस करेगा, पर उनकी स्कीम में मालूम रहेगा कि भाई ये पैसा जो है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में लगेगा। तो वेंचर कैपिटल कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर वेंचर कैपिटल फंड बोला तो वो क्या करेगा, पब्लिक से फाइनेंस रेस करेगा अलग अलग स्कीम के तहत, और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को वो इन्वेस्ट करेगा। यानी दोनों का काम वही हो गया, वेंचर कैपिटल कंपनी भी और वेंचर कैपिटल फंड भी, दोनों फाइनेंसिंग करेंगे। मेथड्स ऑफ वेंचर फाइनेंसिंग, किस किस तरीके का फाइनेंसेस वो आपको दे सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में
At the early stages, the seed capital is provided to the entrepreneur. This seed assistance is given only after the proposed product is fully developed but before commencement of commercial production. Expansion financing, actually नाम शायद नीचे होना चाहिए. At the second, working capital support is provided in assertion to ordinary bank finance. तो भाई जब आपका प्रोडक्ट वगैरह सेट हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो फिर आपको सेकंड स्टेज में वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देंगे. तो शुरू के स्टेज में सीड कैपिटल मतलब जब आपका जो फैसिलिटी है उसको पूरी सेट करना है तब वो आपको सपोर्ट देंगे. उसके बाद वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस देंगे. और ये थर्ड स्टेज एक्सपांशन स्टेज. थर्ड असिस्टेंस इज गिवन फॉर फाइनेंसिंग मेजर एक्सपांशन. अब आपका एक्टिविटी आपने एक लेवल पे तो अच्छी शुरू कर ली, इस्टेब्लिश कर ली, अब आप उसको एक्सपांड करना चाहते हैं मे बी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो भी ये आपको फाइनेंस करेंगे. मतलब वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ शुरुआत करने तक नहीं है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं. तो अर्ली स्टेज में भी वो रहेंगे, मीडियम स्टेज में भी रहेंगे और थोड़ा लेटर स्टेज में भी रहेंगे. जब वो पूरी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा देन दे कैन गो अवे, विदड्रॉ कर सकते हैं. Some common method of venture capital financing are as follows. Equity financing, यानी वो इक्विटी में पैसा लगा दे तो उसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. वो इक्विटी में भी कंडीशन वो रख सकते कि जब आपका सेट हो जाएगा इतने साल के बाद तो यू कैन बाय बैक फ्रॉम अस. कंडीशनल लोन. A conditional loan is repayable in the form of a royalty after the venture is able to generate sales. It carries either a low interest or no interest. Some venture capital financiers gives a choice to the enterprise of paying a high rate of interest instead of royalty on sales once it becomes commercially viable. तो वो आपको चॉइस भी देते हैं, एक बोलेंगे एक भी ठीक है आप रॉयल्टी दो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. इस कंडीशन में उन्होंने लोन दिया, मतलब आप सेल करोगे तो उनको रॉयल्टी दोगे, इंटरेस्ट जैसा फिक्स चार्ज नहीं रहेगा. फिर आपका जब कारोबार थोड़ा सेट हो गया तो उसमें वो चॉइस दे सकते हैं आपको कि ठीक है ये समय तक आप रॉयल्टी देना, जब 4 साल में आपकी एक्टिविटी सेट हो गई तो फिर रॉयल्टी बंद कर देना, इंटरेस्ट देना, पर वो फिर हायर रेट से इंटरेस्ट मांगेंगे. बराबर. तो इस टाइप के वो आपको कॉम्बिनेशन बना करके चॉइस दे सकते हैं. Income note, it is a hybrid security which combines the features of both conventional loan and conditional loan. The entrepreneur has to pay both interest and royalty on sale but at substantially low rate. तो पिछले वाले में क्या था, रॉयल्टी वॉज द मेन थिंग कि रॉयल्टी पे करो तो सेल हुआ तो देना है, कम हुआ तो कम देना है. पर एक समय के बाद जब सेट हो गया तो दे कैन गिव यू चॉइस ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे शुरू से ही वो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे और थोड़ा पोर्शन रॉयल्टी के फॉर्म में. पार्टिसिपेटरी डिवेंचर. सम वेंचर कैपिटल्स या कंपनीज या फंड्स may also subscribe to participating debentures. वो आपके डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. The financing mix for each project is determined on the basis of such factors as the types of company, new है कि existing है, contribution being made by the promoter, the debt equity ratio, the nature of the project be undertaken by the company and its project potential. इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो स्कीम आप यानी फाइनेंसिंग के मिक्स तैयार करेंगे. यानी कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, वो सिचुएशन को देख के, ज़रूरत को देख के अलग अलग मिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंस, एक्सटर्नल बोरोइंग भी बोल सकते हैं अपन, बाहर के देश से पैसा अरेंज करने का. इसमें इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट. बॉन्ड मार्केट में फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, उसके मीनिंग अपन बाद में देखते हैं. और इक्विटी मार्केट में फॉरेन इक्विटी, यूरो इक्विटी, उनके भी मीनिंग अपन देखेंगे. इसके अलावा कमर्शियल बोरोइंग भी हो सकती है बैंक से. बराबर, बैंक से भी बोरोइंग की जा सकती है, एक्सटर्नल बोरोइंग फ्रॉम बैंक. फॉरेन करेंसी बोरोइंग, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, उनसे भी बोरोइंग की जा सकती है. Foreign bond. Foreign bonds are bonds issued in a country in its local currency by foreigners.
Dollar bond issued in USA by an Indian company is a foreign bond for US citizens. Yankee bonds, ये उसके टाइप्स हो गए. These are US dollar denominated issued by foreign borrowers, usually foreign governments or entities, and highly rated corporate borrowers in the US bond market. ये स्पेसिफिक नाम हो गया. तो यानी फॉरेन बॉन्ड बोला तो किसी भी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री में जाके आप वहाँ की करेंसी में बॉन्ड इशू कर रहे हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए, बराबर, यानी वहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं. यानी बॉन्ड फॉरेन बॉन्ड है यूएस में जो इशू किया गया रहा. समुराई बॉन्ड, दिस आर बॉन्ड्स इशूड बाय नॉन जापानीज बोरो इन द डोमेस्टिक जापानीज मार्केट, यानी ये भी फॉरेन बॉन्ड है जो जापान में आप इशू करोगे तो वो येन में डिनोमिनेटेड रहेगा वहाँ की जो करेंसी है. बुलडॉग बॉन्ड, ये भी फॉरेन बॉन्ड का एक नाम है. दिस आर स्टर्लिंग डिनोमिनेटेड फॉरेन बॉन्ड विच आर रेज्ड इन द यूके. तो यूके में आप पाउंड स्टर्लिंग में बॉन्ड इशू कर रहे हैं. यूरो बॉन्ड्स, these are bonds issued outside their natural market. Thus, dollar bond issued by an Indian company outside USA, say in London or Tokyo, would be called euro bond. तो यूरो बॉन्ड है ना सिर्फ यूरोपियन ऐसा नहीं है, बल्कि उसको उसकी जो करेंसी में आप इशू कर रहे हैं उसकी नेचुरल कंट्री में ना इशू करके किसी दूसरी कंट्री में इशू कर रहे हैं. यानी यहाँ पे करेंसी किसी कंट्री की, इशू किसी कंट्री में हो रहा और इशू करने वाला कोई और कंट्री का है. फॉरेन बॉन्ड में क्या था, जो करेंसी थी वही कंट्री में इशू किया गया था बाय फॉरेनर. यहाँ पे तीन हो गए, करेंसी किसी कंट्री की है, इशू किसी और कंट्री में हो रहा है और इशू करने वाला कोई और कंट्री को बिलोंग करता है, वो यूरो बॉन्ड हो गया. द बोरोवर्स इन यूरो बॉन्ड मार्केट्स आर गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड बैंक, लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स. एज द बॉन्ड्स आर नॉट सिक्योर्ड, ए गुड क्रेडिट रेटिंग इज एसेंशियल. ये अनसिक्योर्ड नेचर के बॉन्ड है. द लेंडर्स आर रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन. तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं रिटेल वाले, और बैंक या वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी हो सकते हैं जो आपके इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. अब यहाँ पे देखिए बड़े कॉरपोरेट जो क्रिएट होते हैं उन लोगों के लिए फिर यही एडवांटेज होता है. आज रिलायंस का अपना इस्टेब्लिश्ड नाम है, वो किसी फॉरेन कंट्री में ये यूरो बॉन्ड इशू करेगा, फॉरेन बॉन्ड इशू करेगा, तो उसके लिए फंडिंग रेस करना पॉसिबल है. बट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है. The bonds are bearer bonds, that is, no one knows who owns them. For this reason, euro bonds are widely used in tax evasion. तो बेयरर बॉन्ड रहा मतलब खरीदा किसी ने, वो किसी को भी ट्रांसफर करके उसकी कीमत ऊपर ही ऊपर ले सकता है, बराबर. तो इसलिए उसमें नाम नहीं लिखा है, तो वो एज गुड एज करेंसी की तरह हो जाता है. यूरो इश्यूज, the government has allowed Indian companies to float their stocks in foreign capital market. Stock and a share. Euro issue means issue of ordinary shares or convertible bonds by Indian companies to non-resident investors abroad. The instrument which the company can issue are Global Depository Receipt (GDR), Euro convertible bonds (ECB), फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स FCCBs. सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं. फिर दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड अब्रॉड एंड लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ए फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, मोस्टली ऑन द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. Once they are converted into equity, the underlying shares are listed and traded on the domestic exchange. जब वो जो मान लो बॉन्ड्स है ये, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो शेयर फिर इंडियन मार्केट में ट्रेड होने लगेगा. जब तक वो फॉरेन करेंसी वाला बॉन्ड है वो फॉरेन मार्केट में ट्रेड हो रहा है. कन्वर्टिबल है तो उसको जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें उसने अगर उसको शेयर में कन्वर्ट कर लिया तो देन दैट शेयर विल बी ट्रेडेड इन इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ का शेयर उसके बदले में दिया जाएगा. The following of the popular instruments of international equity market. तीनों नाम अपन ने अभी देखे, इनके बारे में डिटेल. Global Depository Receipt. GDR is an instrument in the form of a depository receipt
issued to non-resident investor by an overseas depository bank in USA against the shares of an Indian company. उसको थोड़ा और आगे पढ़ लो तो फिर आइडिया क्लियर हो जाएगी. When an Indian company, say Reliance Industries Limited, raises money through GDR, it follows the following procedure. Reliance will issue its shares to an overseas depository bank such as Bank of New York, which has an office within India. उसको अपन, जैसे इसको ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोला, उसको डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक बोलेंगे. तो रिलायंस अपने शेयर डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक को फिजिकली दे देगा, जो किसके बिहाल में होल्ड कर रहा है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के बिहाल में होल्ड कर रहा है. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? वो न्यूयॉर्क में है, वो अपनी कंट्री में उसके अगेंस्ट में ये पैसा रेस करेगा, जीडीआर इशू करेगा, सेल करेगा. दिस फिजिकल शेयर्स रिमेन इन इंडिया with a custodian with a domestic depository bank who shall be an agent of overseas depository bank. Against the underlying shares, the overseas depository bank, such as the Bank of New York, issues depository receipt in the US dollar to the foreign investor. तो वहाँ वाले को इंडियन करेंसी और उसकी चिंता नहीं रहती, उसको उसकी करेंसी में और उसके कंट्री का बैंक वो रिसिप्ट इशू कर रहा है, उसके अगेंस्ट में पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है, तो उसको उसकी ट्रस्ट रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है. The GDR is denominated in foreign currency, US dollar or some other freely convertible foreign currency, but the underlying share is denominated in Indian rupees. तो उसके अंडर में जितने शेयर है वो इंडियन रुपीज में ही है. The foreign investor can sell these GDRs in the foreign stock exchanges or can convert it into shares which it represent. तो GDR होल्डर उसको रखे, जब उसको लगे तो फॉरेन मार्केट में बेच सकता है क्योंकि वो ट्रेडेड होगी वहां पे, उसको लगा तो उसको शेयर में कन्वर्ट करा सकता है. इन केस ऑफ रिडम्पशन, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक शैल रिक्वेस्ट द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक टू गेट द करस्पॉन्डिंग अंडरलाइंग शेयर्स रिलीज्ड इन फेवर ऑफ द, जो भी वो होल्डर होगा नॉन रेसिडेंट, उसके फेवर में शेयर्स इशू करने के लिए बोल देंगे. The voting rights on shares obtained through GDR can be exercised only after the conversion. तो जब तक वो GDR फॉर्म में है उस पर कोई वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं होगी. जब वो शेयर में कन्वर्ट होंगे तब वोटिंग राइट एक्सरसाइज होगी. तो इसमें इशूइंग कंपनी को ये भी एक फायदा है कि जब तक वो GDR फॉर्म में है, वो भले इक्विटी के अगेंस्ट में पैसा लिया है, बट वो वोटिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. तो जो मैनेजमेंट है उसके लिए अच्छा है. Foreign currency convertible bond. Foreign currency convertible bonds are similar to convertible debentures issued in India. Foreign currency convertible bonds are issued and subscribed by non-resident in foreign currency and are convertible into certain number of shares at a pre-fixed price. The bond holders have the option to convert the bonds into a specified number of ordinary shares. If the bondholder decides not to exercise the option, all interest and principal must be paid in foreign currency. तो वो चाहे तो शेयर में कन्वर्ट कराएगा, नहीं करवाएगा तो नहीं करवाए, तो उसको इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल भी रिपे होगा फॉरेन करेंसी में. तो यहाँ पे वो GDR में फर्क हो जाता है. GDR में कंपनी पहले शेयर देती है, उसके अगेंस्ट में वो जो फॉरेन बैंक है वो एक रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता कि भाई मेरे पास इतने शेयर है, इसकी फॉरेन करेंसी में डॉलर में इतना अमाउंट है, यू वांट तो यू कैन टेक इट, बराबर, ये इस कंपनी के इतने शेयर है. तो वहाँ शेयर पहले दिया गया, उसके अगेंस्ट में GDR इशू की गई. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में आपने बॉन्ड ही इशू किया, शेयर नहीं इशू किया. ये बॉन्ड में उसके पास ऑप्शन है शेयर में कन्वर्ट करने का. If the conversion option is not exercised, the redemption also has to be done in foreign currency. तो वो चाहेगा तो उसका फॉरेन करेंसी में ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपे हो जाएगा. The bonds are generally unsecured. फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, अब उसमें और इसमें जो फर्क है छोटा एक, वो इम्पोर्टेंट. मीन्स ए बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी
issued by an issuing company and subscribed to by a person who is a resident outside India in foreign currency and exchangeable into equity share of another company to be called the offered company in any manner, either wholly or partly or on the basis of any equity related warrant attached to debt instrument. तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में एक कंपनी ने इशू किया तो एक कंपनी के ही शेयर बदले में दिए जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंपनी शेयर बॉन्ड इशू कर रही है और उसमें वो दे रही है कि ये जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो इसके बदले में आपको बी कंपनी के शेयर दिए जाएंगे, उसको ऑफर्ड कंपनी बोला है। ये उसमें फर्क है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, the ADRs were devised to help Americans to invest in overseas securities and to assist non-US companies wishing to have their stock traded in the American market. ये specifically अमेरिका के point of view। American depository receipt is an instrument in the form of a depository receipt issued to non-resident investor by an overseas depository bank in US against the shares of an Indian company. An ADR could represent the securities in the nature of equity share, preference share, or it can be even foreign currency convertible bonds. The company does not issue any new shares. Existing shares are converted into ADS. The offer allows local investors to convert their shares into ADS, American Depository Shares में, and then sell it in US market. The proceeds of the sale are distributed to Indian investor in rupees after deducting expenses incurred in the process. तो इसमें न्यू शेयर ना इशू करके जो एग्जिस्टिंग शेयर है, जो भी इन्वेस्टर अपने शेयर देना चाहे वो अमेरिकन डिपॉजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने शेयर दे सकते हैं। वो शेयर्स को लोकल डिपॉजिटरी को दिया जाएगा जिसके अगेंस्ट में अमेरिका में वो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो रिसिप्ट इशू करेगा। उसकी जो प्रोसीड्स आई वो प्रोसीड्स जो इन्वेस्टर लोगों ने अपने शेयर दिए थे उनमें बांटी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बाकी की प्रोसेस वैसी ही रहेगी कि जब वो इन्वेस्टर चाहेगा तो वो जो एडीआर है वो भी ट्रेडेड रहेगा, वो बेच सकता है, लेकिन वो चाहेगा तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। Indian deposit receipt means any instrument in the form of a deposit receipt created by domestic depository in India against the underlying equity share of issuing company. तो जैसे वो GDR था वो फॉरेन में इशू हो रहा था, शेयर यहाँ का था। इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट यानी यहाँ पे डोमेस्टिक बैंक डोमेस्टिक मार्केट के लिए रिसिप्ट देता है। ये फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट रिवीजन हमने करा दिया। रिवीजन का पर्पस हमेशा यही होता है कि भाई क्विकली चीज़ों को बताया जाए, तो हर बारीक चीज़ उसमें कवर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट प्रिंसिपली सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं, मोटा मोटा सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं, आपके ध्यान में ला देते हैं। अब आपने क्या करना चाहिए, इसको सुनते समय जहाँ आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम जा रहा है यानी कोई चीज़ आपके ध्यान में नहीं आ रही है तो आपने वीडियो को पॉज करके और फटाक से अपना मटेरियल में वो चीज़ को थोड़ा डिटेल में देख लो, या आपके पास इनके कंप्लीट वीडियो भी है, फुल क्लास के वीडियो भी हैं, वो हमने आपके एग्ज़ाम तक के लिए आपके पास अवेलेबल रखे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो कि कोई चीज़ ऐसा लगा तो उतना ही पोर्शन वीडियो में देखिए आप, तो दैट वे इट कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप कॉन्फिडेंस, यू विल डेफिनेटली डू वेल। आपने ईमानदारी से इतने समय में मेहनत की है ना, इतने लगन से पढ़ाई की है, ये कोरोना की ट्रेजिडी के बावजूद भी आपने अपना मन लगाया, ऑनलाइन पढ़ाई की, बराबर, ये सब डिफ़िकल्टी को फेस करते हुए भी आपने अपना मोटो अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा और उसके लिए इतना जब मेहनत की है तो डेफिनेटली आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा, है ना। बट लास्ट मोमेंट बड़ा क्रूशियल होता है, ये लास्ट का जो समय होता है इसमें किसी तरीके से पैनिक नहीं होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो अपने भगवान पे कि वो आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं और हम जैसे आप हमारे
जो टीचर्स हमारी जो टीम है उनकी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है. यू विल डेफिनेटली डू वेल इन योर एग्जाम. So wish you all the best again and thank you for the listening this revision, for using this revision. Okay, thank you.